हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज हम पॉलिटी की सीरीज में क्लास थर्ड लेके आए हैं। सीलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में डिफरेंट है, वो फीचर्स हम पढ़ते हैं आज। ठीक है। ये जो स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में स्पेशली, सिंपल सिंपल वन वर्ड वर्ड के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कि जो हमारे सेलियंट फीचर्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोरोड है, हमने लिया है। हमने 3 साल, आपको बताया ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमने इसमें 60 से ज़्यादा कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, समझा, और जो चीज़ हमारे लिए थी वो हमने ले ली, जो हमें लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमने हटा दी। सबसे पहले इसमें मेन आता है, जो मेजर पार्ट लिया है वो हमने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 का लिया है। सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी का ले रखा है। बेसिक स्ट्रक्चर पूरा यही है। फिलोसफिकल पार्ट ले रखा है अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने देखा होगा जो हमारे जजेस हैं, लॉयर्स हैं, वो जो बड़ा सा गाउन पहनते हैं ब्लैक कलर का, पट्टी लगाते हैं वाइट कलर की, वो जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में था वैसा ही सेम स्ट्रक्चर, इसलिए हमने भी ले रखा है वो। ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमने ब्रिटिश का ले रखा है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, 2 पार्टियां, अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है। और ऊपर उन दोनों को डिसाइड करने के लिए प्रेसिडेंट है। ये तीनों मिला के पार्लियामेंट बनाते हैं, वैसे ही हम वहाँ पे ब्रिटेन में तो सेम हमारे हमने वहाँ से ले रखा है। एक तो ये ब्लेंड है रिजिडिटी का, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये रिजिड भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट बहुत रिजिड है, वो इजीली अमेंड नहीं हो सकते, और कुछ पार्ट बहुत इजीली फ्लेक्सिबली अमेंड हो सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। इसलिए ये, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये एक या तो रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है। ये ब्लेंड है बिकॉज दोनों ही है। कुछ पार्ट इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ पार्ट इजीली मॉडिफाई करना मुश्किल है। सिंथेसिस है ये किसका? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटेन एंड जुडिशियल सुपरमेसी ऑफ यूएसए। ऐसा बोला जाता है कि यूएसए को लॉयर्स चलाते हैं। ठीक है। तो यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे अपर है ना, मतलब और सारी कंट्रीज के सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी सबसे बेस्ट और मोर पावरफुल हम जुडिशरी मानते हैं यूएसए की। और पार्लियामेंट हम सबसे बेहतर मानते हैं ब्रिटेन की। तो हमारा इंडिया का ना, वो यूके प्लस यूएसए का ब्लेंड है। फेडरल सिस्टम है, क्वासी फेडरल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। क्वासी फेडरलिज्म मतलब अपर सेंट्रल और स्टेट दोनों साथ में ब्लेंड होकर काम करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, डीपीएसपी पार्ट 4, इसे नोबल फीचर्स भी बोलते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पार्ट 4A, ये बाद में हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था, है ना। इंदिरा गांधी सरकार में अमेंड होकर इसको ऐड किया गया। उससे पहले ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ठीक। तो ये सब, ये तीनों ही पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। सेक्युलर के पार्ट क्या दिखता है? हम 42 अमेंडमेंट हुआ 1976 में, प्रियम्बल अमेंड हुआ, आर्टिकल 14, 15, 16, 25 से 30, 44, ये सब हमें बताते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है। सारे धर्मों को हम एक समान मानते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे देश में। इसका मतलब जो भी 18 ईयर्स का है वो वोट दे सकता है। उससे पहले जो एज थी वो 21 साल थी। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 राजीव गांधी जी के टाइम पर ये चेंज करके 18 साल कर दिया था। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे यूएसए में 2 सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग सिटीजनशिप होती है। ठीक है। बट हमारे इंडिया में नहीं है, हम एक ही हैं इंडियन। चाहे आप किसी भी देश, किसी भी राज्य से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इंडियन हो, सिटीजन हो आप उसके। हमारे देश में इमरजेंसी प्रोविजंस भी है, मतलब अगर दो तरह के हैं, एक तो स्टेट इमरजेंसी भी आती है, मतलब इमरजेंसी वैसे 3 तरह की है। इमरजेंसी प्रोविजंस ये है कि मान लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा उस समय डिसॉल्व है और कोई कुछ हो नहीं सकता, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। हम जैसे इंदिरा गांधी ने लगाया भी था। ठीक है। हमारा जो क्वासी फेडरल है, मतलब सोशो इकोनॉमिक जस्टिस है डीपीएसपी के थ्रू, और पॉलिटिकल जस्टिस मिलती है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। कोई सिटीजन है फॉर एग्जाम्पल, उसको पॉलिटिकल फ्रीडम वो मिलती है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। ठीक है। और सोशो इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है डीपीएसपी के थ्रू। हम आगे पढ़ेंगे
उसकी टेंशन मतलब आप पूरा मैं डिटेल में सब समझाऊंगा। इसको किसने बोला, ब्लंट ऑफ जस्टिस एंड नॉन जस्टिबल राइट्स, ये बोला है सप्रू कमेटी के थ्रू। ठीक है, तो ये याद रखना, सप्रू कमेटी ने बोला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिसेबल भी है और नॉन जस्टिसेबल राइट भी है उसमें, इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रल जुडिशरी है। देखो, इसका मतलब है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, समझ लो। देखो, जो पार्लियामेंट के, इस गवर्नमेंट के तीन पार्ट मानते हैं हम ना, एक तो होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों आपस में, जुडिशरी, ये तीनों आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, कुछ पावर सिर्फ इसके पास है, कुछ पावर सिर्फ इसके पास है, कुछ पावर सिर्फ इसके पास है। अब ये तो हो गया जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। बट जुडिशरी के तीन पार्ट है, जैसे सबसे ऊपर मोस्ट हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इक्विवेलेंटी है, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट को मानते हैं, ठीक है। ये तीनों अपने अपने लेवल पर काम करती हैं, तो इस तरह से ये यूनाइटरी भी है, यूनिटरी भी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को और संविधान को बचाए रखने का काम करती है, जैसे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में। कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, ये देश के पैसे को हिसाब लगाती है, कितना कहाँ खर्च हुआ, जो पॉलिसीज बनी वो एक्चुअल में पॉलिसीज पैसे से बनी या नहीं बनी। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, ये सब हो गया है ना। और दूसरा थ्री टायर गवर्नमेंट है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, जैसे सेंटर, स्टेट और लास्ट में आता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज। ये तीन लेवल की गवर्नमेंट हमारे देश में, ये हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं हम स्केड्यूल्स। हमारे देश में 12 स्केड्यूल्स है, स्टार्टिंग में 8 थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को, जब बना था, एक्चुअली बना था, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 में जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तब हमारे पास कितने शेड्यूल स्केड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। बाद में 4 और ऐड हुए, अब हमारे पास 12 शेड्यूल है, ठीक है। पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, कि हमारे देश की जो स्टेट्स है उनका नाम क्या होगा, यूटीज और स्टेट्स का नाम क्या होगा। दूसरा करता है एनरोलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस, कितना पैसा मिलेगा, अलाउंस कितने मिलेंगे और क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, किस किस को प्रिविलेज मिलेंगे। पहला प्रेसिडेंट को, दूसरा गवर्नर को, तीसरा स्पीकर को, चौथा डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की, ठीक है। चेयरमैन है राज्य, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग, इन सबको, या फिर आप इसके अलावा कोई भी और, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर अलग कोई स्टेचुररी बॉडी हो गई जो नई बनी है या बने आगे, उसका कोई भी चीफ पर्सन है, उसके लोगों को क्या पैसा मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या अलाउंस मिलेंगे, क्या प्रिविलेज मिलेंगे, ये सब बताएगा शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में। थर्ड है ओथ, ओथ और अफर्मेशन, कैग की कोश हम अलग से मेंशन कर रखी है। जो हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी से, ठीक है। शेड्यूल 4 पहले ही ये बताता राज्यसभा में सीट का अलॉटिकेशन कैसा होगा स्टेट्स और यूटीज में। इसको किसने इंप्लीमेंट कराया था, पुंछ कमीशन की रिकमेंडेशन पे था, पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन पे था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है राज्यसभा में। अब आता है आर्टिकल 5th, मतलब शेड्यूल 5th, ये शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया को कंट्रोल करने की, एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर बताता है। जैसे एमपी में काफ़ी सारे शेड्यूल एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे शेड्यूल एरियाज हैं, कुछ स्टेट है जिनको हम स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं, जैसे लद्दाख अभी यूटी बन गया, तो उसको, जैसे सोनम वांगचुक है, अभी उसका प्रॉब्लम क्या है, सोनम वांगचुक की इशूज़ क्या ही है कि भाई वो चाहते हैं कि ये वाला जो 6 शेड्यूल जो आप पढ़े हो इसके अंडर है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पेशली अलाइन किया जाता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल है। तो सोनम वांगचुक भी चाह रहे हैं कि लद्दाख और या लेह जो भी उसका ना एरिया, उसको भी कैटेगराइज करके 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, ताकि उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, तो ये इशू चल रहा है, ठीक। अब आता है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल ये पावर का डिवीजन बताता है, यूनियन, स्टेट और अदर 3 लिस्ट में। जैसे यूनियन लिस्ट में आते हैं 97 सब्जेक्ट, जैसे एटॉमिक पावर आ गया, ठीक है, डिफेंस आ गया, ठीक है, और आपका न्यूक्लियर एनर्जीज आ गई, मिनरल्स आ गए, सारे मिनरल एंड रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ गए, ठीक है। ये सब का डील कौन करेगा, ये यूनियन करेगा,
है ना, इंटरनेशनल डील्स, ट्रिटीज, किसी भी देश के कैसे संबंध होंगे हमारे, ये सब कौन करेगा, ये करेगा हमारा यूनियन। स्टेट करेगा, जैसे स्टेट के पास 66 सब्जेक्ट्स है, जैसे एग्रीकल्चर स्टेट्स का है, पुलिस सब्जेक्ट स्टेट का है, पावर स्टेट का है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का है, ये सब वाटर स्टेट का है ना, ये सब से सब्जेक्ट आते हैं स्टेट के। कॉन्करेंट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मिलके दोनों कंक्लूड करते हैं, दोनों स्टेट और यूनियन। इसमें सबसे पहले तो एग्रीकल्चर आ जाता है, एक इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटीज या टैक्स बोल सकते हो, टैक्सेस को हम ये सारे कंबाइन करके करते हैं। ठीक है, इस तरह से काफ़ी जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं मिलके, फॉरेस्ट पे ऊपर दोनों लॉ में बनाते हैं मिलके फॉरेस्ट के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, अब आता है शेड्यूल 8 लैंग्वेज के ऊपर, कि ओरिजिनली हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज करी है 14 लैंग्वेज, बट अभी 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है। इंग्लिश, भोजपुरी ये शेड्यूल लैंग्वेजेस में नहीं है अभी। काफ़ी लोगों को लगता है इंग्लिश और भोजपुरी शेड्यूल लैंग्वेज में, बट अभी नहीं है। ठीक है, अब करंट में ऐड हो जाए, दैट्स अनदर पॉइंट। शेड्यूल 9, पावर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम जुडिशियल इंटरवेंशन इन इनवेलिडेशन। मतलब ये ऐसा है कि कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो उसमें। जुडिशरी को पावर दे रखी है कि अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, या जिसको हम कंबाइनली बोलते हैं पार्लियामेंट, कुछ भी अनबाइज करे कॉन्स्टिट्यूशन में, या अनएथिकल करे, या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करे, तो जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है। पहला अमेंडमेंट करा था 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो फिर केशवानंद भारती, दूसरा केस आया केशवानंद भारती का 1973 में। इसमें बेसिकली इशू ये हुआ था कि प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स को लेके इश्यूज चल रहे थे कि भाई ये अमेंडेबल है या नहीं है अमेंडेबल। बट लास्ट में ये जो केस आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस। इसमें ये बोला गया कि भाई जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज आप करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करोगे, वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा, जुडिशियल रिव्यू में आएगा। और हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 10 अब आता है। शेड्यूल 10 इशू ये बोलता है, ओरिजिनली एडेड बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 along with article 2A सिक्कम, subsequently article 52 constitution amendment act, anti defection replaced by above provision, speaker decision liable to judicial review। इसका सिंपल मैं समझाता हूँ, ये था देखो, इससे पहले क्या होता था, पार्टी में कोई पार्टी है और उसकी मेजोरिटी नहीं हो पा रही, तो लोग क्या करते थे, पैसा देकर इधर उधर चले जाते थे। ठीक है, इससे बड़ी इश्यूज होते थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया कि लोग अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी पार्टी से जीते हो, जैसे को फॉर एग्जांपल कोई एमएलए है या फिर कोई एमपी है, वो बीजेपी से जीता है, तो वो बीजेपी इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी जो वो मान्यता है वो रद्द हो जाएगी। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल फिर आता है आर्टिकल 11। ये स्पेशल पावर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है पंचायत को, और 12 आता है म्यूनसिपालिटीज को। ठीक है, बस इतना ही, इसको याद रख लो। आर्टिकल 234, 243G, 243W, यहाँ से यहाँ तक म्यूनसिपालिटीज। ये 73rd अमेंडमेंट में आया था, ये भी 74th अमेंडमेंट में आया था, साथ ही आए थे दोनों एक ही साल में 1997 में। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के बारे में जितनी भी पावर एलोगेशन को उसका क्या बाउंड्री है, वो सब 11th और 12th शेड्यूल में है। ठीक है, इतना सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आती है 42 अमेंडमेंट 1976। इसमें 5 सब्जेक्ट जो स्टेट के थे वो कॉन्करेंट में डाल दिए थे। कौन कौन से कॉन्करेंट में डाल दिए, फॉरेस्ट डाल दिया, वेट और मेजर्स डाल दिया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोड, और एजुकेशन। ये 5 जो है ये उसमें डाल दिया कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, किस में डाल दिए, कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में डालने का क्या बेनिफिट होता है कि इस पर सेंटर, या हम इसको यूनियन भी बोल सकते हैं, यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बनाएंगे, कंबाइन होके दोनों बना सकते हैं। ठीक, अब आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये हमारे देश में इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो मैं फिर बता चुका हूँ, पार्लियामेंट 3 पार्ट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। अब इनके जो पार्ट है, इनकी जो पावर है, वो सबके पास अलग अलग होनी चाहिए। ये लॉ मेकिंग है, ये एग्जीक्यूट करता है, जो लॉ बनी है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम है, और जुडिशरी का काम है उसका रिव्यू करना।
अब अगर जुडिशरी लॉ बनाने में काम करेगी या एग्जीक्यूट करने में काम करेगी या तीनों आपस में इंटरफेयर करेंगे तो सिस्टमेटिक काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सेपरेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर इज फंक्शन रादर देन पावर इज फॉलोड। फंक्शन के हिसाब से पावर सेपरेट की गई है कि भाई तुम्हारे ये फंक्शन है, तुम्हें ये करना है, ये पावर है, ये कर सकते हो, इसकी रिगार्डिंग नहीं है हमारे देश में पावर। ठीक है। सेपरेशन पावर नॉट अडायर टू स्ट्रिक्टली, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रखा है कि इतना ही है बाउंड्री। जो बाउंड्रीज है ना वो वेग है, बाउंड्रीज जो है वेग है। कभी जुडिशरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में घुस जाता है, कभी लेजिस्लेचर जुडिशरी में घुस जाता है, और जुडिशरी तो बहुत बार इन लोगों में घुसता है। लॉ बनता नहीं है उससे पहले जुडिशरी रिव्यू कर देता है कि इसमें गलत है उसमें गलत है, या फिर कभी लॉ ही गलत बनाते हैं। जुडिशरी के साथ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा ठीक से। जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके हमेशा इश्यूज रहे हैं। जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके जुडिशरी बोलती है ये इंडिपेंडेंट पार्ट है जुडिशरी का, लेजिस्लेचर कहता नहीं, ये देश के हित में सारे जज कौन किससे अपॉइंट हो रहा है इसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, एक कमीशन बननी चाहिए प्रॉपर। तो इसमें बहुत डिबेट चली है अभी तक। इंडिया फॉलो करता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करता है। किस तरह? अनलाइक यूएसए, हमारे सिस्टम में चेक और बैलेंसेस हैं हर चीज को अपनी जगह पर रखने के लिए। आर्टिकल 15 स्टेट को सेपरेट करता है जुडिशरी, ऑब्लिगेट ओवर द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। आर्टिकल 123 123 ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है प्रेसिडेंट को इन सर्टेन कंडीशंस। अगर किसी स्टेट में कंडीशन बहुत खराब है, दंगे हो गए, या वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं चल रहा, या वहाँ की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है, तो वहाँ हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और प्रेसिडेंट के पावर पास होती है ऑर्डिनेंस की पावर। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से जो चाहे पावर के मतलब रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है डेट टाइम जब तक प्रेसिडेंट है। जब प्रेसिडेंट हट जाएंगे तो 6 महीने के अंदर या तो आपको वो पावर को इम्प्लीमेंट करना हटाना पड़ेगा या फिर लॉ बना के उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आर्टिकल 121 और 211 ये लेजिस्लेचर को कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, या फिर उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये सिर्फ इम्पीचमेंट के टाइम पे करते हैं, मतलब जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है या जजेस को इम्पीच करना हटाना तभी हम कर सकते हैं, लेजिस्लेचर कर सकता है। उसके अलावा किसी कोई जजमेंट हुआ या कोई वर्डिक्ट हुई, किसी जज ने कोई वर्डिक्ट दे दी या किसी बेंच ने कोई वर्डिक्ट दे दी, तो लेजिस्लेचर उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, उस पर कंडक्ट नहीं कर सकता कुछ। ये सेपरेशन ऑफ पावर का एक पार्ट है। ठीक है। अब पावर डॉक्ट्रिन, सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ये ऑटोक्रेसी नहीं होने देती। मान लो अगर लेजिस्लेचर पे ज्यादा पावर हो गई, सॉरी, अगर लेजिस्लेचर पे ज्यादा पावर हो गई तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इसको बढ़ने नहीं देगी। सेम वो गोज विद एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, तीनों एक दूसरे की पावर को चेक करता है, तो करप्शन नेपोटिज्म और अब्यूज ऑफ पावर ये रोका जाता है। ठीक है। इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं है कि भाई जुडिशरी जो चाहे मनमानी कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती। लेजिस्लेचर जो चाहे मनमानी कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। मतलब पार्लियामेंट में दो जो चाहो वो नहीं कर सकते, जुडिशरी उसे रोक देगा। ठीक है। फिर क्रिएट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोगों के पास अपने अपने पावर एंड बैलेंसेस है तो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाए। जुडिशरी इंडिपेंडेंस मेंटेन करती है, प्रमोशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन में हेल्प करती है। और लेजिस्लेचर हेल्प करता है आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को रोकने में। अब हम देखते हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसकी सोर्सेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वन डे एग्जाम्स में। इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि किससे क्या आया था, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा रट लो या तो दिमाग में बैठा लो ठीक से। सबसे ज्यादा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 2/3 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी से बना है। ब्रिटिश फेडरल स्कीम इससे ली है। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने इससे लिया है। जुडिशरी कैसे वर्क करती है हमने लिया, मैंने बताया था ना, हम यूके के जुडिशरी और यूएसए का लोअर सिस्टम हमने लिया है। यूएस वैसे बेसिकली जुडिशरी जो अच्छी मानी गई है वो यूएसए की मानी गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन हमने इससे लिया है। ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहाँ से लिए और एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल हमने यहीं से ली। ऑलमोस्ट 2/3 यहाँ से लिया, तो मतलब ज़्यादातर ऑफिस हमने यहीं से लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिए। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लॉ की नज़र में सब बराबर है, जो रूल्स एक के लिए वो सबके लिए, ये रूल ऑफ लॉ इसको बोलते हैं।
लेजिस्लेटिव प्रोसीजरिंग, मतलब जो पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है ना, लेजिस्लेचर जैसे सेशंस कैसे लगते हैं हाउस में, वो सब हमने ब्रिटिश से लिए। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश से लिए। कैबिनेट सिस्टम ब्रिटिश से लिया है। रिट, सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाता है, हेबियस कॉर्पस और ये सब हम आगे पढ़ेंगे। वो रिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहीं से लिया। पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस है वो यहीं से लिया। बाई कैबलिज्म गवर्नमेंट, मतलब डुअल गवर्नमेंट, सेंटर पे अलग गवर्नमेंट, स्टेट पे अलग गवर्नमेंट है, वो यहीं से लिया है। FTPT मेथड, मतलब वोट करने का मेथड जो बोलते हैं ना, सिंगल वोट सिस्टम, वो हमने यहीं से लिया है। US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है DPSP, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब नॉमिनेशन का राज्यसभा में क्या है कि हम हर 2 साल में 2/3 जो मेंबर्स है वो हट जाते हैं और हम 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, स्पेशल जिसके पास नॉलेज होती है, फॉर लाइक किसी ने बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन में, वर्क के, वाइल्ड लाइफ के लिए, फॉरेस्ट्री में कुछ अच्छा करा है, वॉट एवर द रीजन। कोई सेलिब्रिटी है, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, है ना, सचिन तेंदुलकर जैसे थे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, उनको हम नॉमिनेट कर देते हैं राज्यसभा का मेंबर। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था, वो सिर्फ इसी से लिया वो कॉन्सेप्ट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने वहीं से लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिसाइडिंग पावर ऑफ सेंटर, ये भी हमने लिया है। रेसिडरी पावर, गवर्नर अपॉइंट करने की पावर, और जुडिशरी एडवाइजरी जुडिसिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ना प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देता है, अगर प्रेसिडेंट मांगना चाहे। प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो चाहे तो उस एडवाइस को यूज करे या फिर उसको छोड़ भी सकता है। तो ये एडवाइजरी, और नॉट ओनली प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट को भी अगर कोई एडवाइस चाहिए तो स्पेशलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट इनसे इंटरवीन करने के लिए बोलती है। तो ये पावर हमने वहीं से ली है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, जो अभी हमने डिस्कस करा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये सब हमने लिया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वायमीर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया, यहाँ से लिया है हमने। जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी हमने कहा 3 तरह की इमरजेंसी है, जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जैसे इंदिरा गांधी टाइम पे बोला गया है, वो डार्क पीरियड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने वो लगा दी थी इमरजेंसी, और फंडामेंटल राइट सबको हटा दिया था और लोगों को जेल में भर दिया था, जो भी उनके खिलाफ कुछ बोलता था जेल में डालते थे। तो ये उसी से लिया कॉन्सेप्ट। सोवियत यूनियन, बाद में सोवियत यूनियन जब ब्रेकआउट हो गया तो बना रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज वहीं से लिए हैं। RSS, रशिया, है ना। जो जस्टिस का सिस्टम है, जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस में प्रेम्बल, वो हमने आइडिया वहीं से लिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो चीज़ हमें आई थी ना, अगर किसी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इवॉल्व ही यही हुआ था, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। यही 3 कॉन्सेप्ट के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रशियन रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट सबने ही, पूरी दुनिया ने इन्हीं से लिए, फ्रेंच से ही लिए। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है अमेंडमेंट करने की पावर राज्यसभा के मेंबर्स की। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कोई भी लॉ है, जैसे कोई लॉ बन गया तो उसका प्रोसीजर जैसा भी होगा, कि जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है फॉर एग्जाम्पल, तो 24 घंटे के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोसीजर है कि ये काम करने के बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इस तरह का प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। लॉ के अंदर सब बता रखा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, तो आज के लिए सब इतना ही। आई होप यू लाइक वेल। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप सबसे रिकमेंडेशन है कि आपको मेरी क्लासेस में जो भी प्रॉब्लम है या आपको और बेहतर चाहिए, रिव्यू करिए प्लीज़, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या कमी है, ताकि मैं उसे और बेहतर करके आपको प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।